मैश एनालिसिस हम लोगों ने बात की कि रिवीजन का सेक्शन अब टाइम कम हो गया, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बल्कि इस वक्त रिवीजन आप लोगों ने करवानी थी। हम लोगों ने बात की कि बहुत दो इंपॉर्टेंट मेथड्स, दो इंपॉर्टेंट टेक्निक्स, नोडल एनालिसिस और मैश एनालिसिस इस चैप्टर में पढ़ने लगे। नोडल एनालिसिस हम लोगों ने कामयाबी से जो है वो खत्म कर दिया और आज हम सेकंड टेक्निक मैश एनालिसिस स्टार्ट करने लगे। मैं पैरेलल में दोनों मेथड्स को लेकर चलूंगा ताकि एक तो हम कंपैरिजन कर सके और दूसरा आपको बात समझने में भी आसानी हो। ओके, नोडल एनालिसिस में हम लोगों ने कहा कि इट इज एक्सटेंशन या ये एप्लीकेशन है केसीएल की। ठीक, सेकंड स्टेज पर हमने जाकर कहा कि देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ केसीएल। ठीक, किन केसेस में थी वो हमने बात की, तो इस वजह से केसीएल की एप्लीकेशन है, केसीएल की एक्सटेंशन करने की जरूरत हुई। ठीक, इसी तरह सेकंड स्टेज पर हम जाकर बताएंगे कि मैश एनालिसिस की जरूरत क्यों हुई जब केवीएल मौजूद था। ओके, सो मैश एनालिसिस केवीएल की एप्लीकेशन या केवीएल की एक्सटेंशन है। ठीक, जिस तरह नोडल एनालिसिस केसीएल की एक्सटेंशन थी और जिस तरह हम वहां पर नोड वोल्टेजेस निकालते थे इंस्टेड ऑफ वोल्टेज अक्रॉस अ कंपोनेंट, इसी तरह यहां पर हम मैश करंट्स निकालेंगे इंस्टेड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंपोनेंट। ठीक है जी। सो अभी तक की कहानी में जो हमने नई बात की, एक और टर्म हमने कॉइन की जिसको हम कह रहे हैं मैश करंट। मैश करंट क्या है, ये सारी डिस्कशन अभी होगी, मैं जस्ट तमहीद अभी बैकग्राउंड क्लियर कर रहा हूं। ओके जी, सो यहां पर हम मैश करंट्स को फाइंड आउट करेंगे via applying KVL in meshes। ठीक जी, ओके। सो वहां पर हमने नोडल एनालिसिस में अपनी आसानी के लिए, समझने के लिए, ताकि मैं समझाने में और समझने में आसानी हो, दो तरह के सर्किट्स ले लिए थे, दो स्टेजेस बना ली थी। ठीक, स्टेज नंबर 1 पर वो सर्किट्स थे जिनके अंदर सिर्फ करंट सोर्सेज मौजूद थे। ओके, उसी पैटर्न पर हम मैश एनालिसिस को भी समझने के लिए स्टेज नंबर 1 पर वो सर्किट्स रख लेते हैं जिनमें सिर्फ वोल्टेज सोर्सेज। ठीक, जो हम यहां पर अपना हाथ साफ कर लेंगे, हाथ पक्का कर लेंगे, एक तरह से मैश एनालिसिस को समझ लेंगे, तो फिर हम किसी भी तरह के सर्किट पर, यानी कि सर्किट के अंदर चाहे आपके पास वोल्टेज सोर्स हो चाहे करंट सोर्स हो, ठीक, फिर हम उन सर्किट्स को देखने पर चलेंगे। और इसी स्टेज पर इंशाल्लाह हम ये बात डिस्कस भी कर लेंगे कि मैश एनालिसिस की जरूरत क्यों महसूस हुई जबकि हमारे पास केवीएल अप्लाई हो रहा था, जिस तरह हमने नोडल एनालिसिस में भी सेकंड स्टेज पर जाकर ये पॉइंट डिस्कस किया। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक मैश एनालिसिस को समझना उन सर्किट्स के लिए जिनमें सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज सोर्स मौजूद होगा। ठीक, सो प्लीज अलाउ मी टू मेक अ सर्किट ताकि हम सर्किट के साथ समझाने के बजाय ऐसे कि हम जेनेरिक थ्योरेटिकल समझाना शुरू कर दें आपको और बात जरा थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, मैं सर्किट बनाता हूं और सर्किट के साथ चलता हूं। ओके, 45 वोल्टेज का एक वोल्टेज सोर्स 2 ओम रेजिस्टर के साथ कनेक्टेड है, जो कि फर्दर कनेक्टेड है 12 ओम के रेजिस्टर के साथ और 4 ओम के। अच्छा, इसके साथ ही 9 ओम का एक रेजिस्टर कनेक्टेड है जो कि फर्दर कनेक्टेड है 30 वोल्टेज के वोल्टेज सोर्स के साथ और 3 ओम के रेजिस्टर के साथ, इस तरह से। और इसमें हमने मैश करंट्स फाइंड आउट करने, अभी हमने डिस्कस नहीं किया, अभी हम इसको लेके चल रहे हैं। ओके जी, इससे पहले कि मैं मैश एनालिसिस स्टार्ट करूं, अगर हम जेनेरिक बात करें कि हमारे पास ये एक सर्किट और इसमें मौजूद अननोन बेसिक क्वांटिटीज यानी कि करंट्स और वोल्टेजेस की वैल्यूज हमने निकालनी। ठीक, यानी कि हमारे सामने मैदान खुला है, ऑप्शंस सारे के सारे ओपन है कि आप किसी भी मेथड को अप्लाई करके इन रजिस्टर्स में फ्लो करता हुआ करंट या इन कंपोनेंट्स के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू निकालें। तो फिर हम क्या करते हैं, हम 1 बाय 1 तमाम मेथड्स को एनालाइज करते हैं, पिक एंड चूज या एलिमिनेट करने की तरफ चलते हैं। ठीक, सबसे पहले अगर हम देख लें कि अच्छा जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पावर कि समेशन ऑफ ऑल द पावर्स इक्वल टू 0,
अगर वो लगाना चाहें तो हमारे पास ना वोल्टेज की वैल्यू है ना करंट की वैल्यू है, ठीक। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम उसको लगा नहीं सकते। सेकेंड स्टेज पर अगर हम अपनी बात कर लें ओहम्स लॉ की, ग्रेजुअली चलें। ओहम्स लॉ में ओके रेजिस्टर्स तो मौजूद है, V इक्वल टू आई आर है, अगेन ना वोल्टेज है ना करंट। सो अगर किसी कंपोनेंट अक्रॉस वोल्टेज या करंट की वैल्यू मालूम हो जाए तो फिर तो हम ओहम लॉ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एट दिस इनिशियल स्टेज हम ओहम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करें अपने करंट डिवाइडर वोल्टेज डिवाइडर की, तो करंट डिवाइडर के बारे में हमने बात की कि ऐसे रेजिस्टर्स या वो चंक ऑफ द सर्किट जहां पर रेजिस्टर्स पैरेलल में, वहां पर हम करंट डिवाइडर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर अनफॉर्चुनेटली कोई भी रजिस्टर पैरेलल में नहीं है, करंट डिवाइडर अप्लाई नहीं हो रहा। वोल्टेज डिवाइडर इस टाइम था कि सीरीज में अगर रजिस्टर्स हो तो वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर कोई भी रजिस्टर सीरीज में नहीं है तो हम वोल्टेज डिवाइडर को भी साइड पे कर देंगे। अच्छा जी, उसके बाद केसीएल हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा इसको सर्किट को इस नोड पर तो अप्लाई हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्वेशंस ज्यादा हो जाएंगी और हमें मसला हैंडल करना, या हाँ हम केसीएल और केवीएल को इकट्ठा मिलाकर लगा दें, या अकेला केवीएल भी यहां पर लग सकता है। दो लूप्स हैं, ठीक है, दो वोल्टेज सोर्स, इनकी वैल्यूज गिवन है, इनकी वैल्यूज आप अननोन के तौर पर कंसीडर कर लें। तो अगर आप केसीएल और केवीएल का मिक्सचर कर लें तो फिर ये सर्किट सॉल्व हो सकता है, ठीक है। अपेरेंटली ये भी हम गेस कर रहे हैं, ओके। अच्छा जी, नोडल एनालिसिस, यानी कि हम वन बाय वन आते जा रहे हैं। हाँ जी, नोडल एनालिसिस में हमने देखा था कि नोडल एनालिसिस उन सर्किट्स के ऊपर अप्लाई हो सकता है जहां पर आपके पास वोल्टेज सोर्सेज भी मौजूद है, ओके। सो ये वाला सर्किट नोडल एनालिसिस से भी हो सकता है, ठीक। यहां तक का सब्जेक्ट हमने एक तरह से रिवाइज भी कर लिया, आज हमने रिवीजन का सेक्शन नहीं लिया ना इसीलिए, ओके। सो अब मुख्तलिफ तरीकों से आप मैश एनालिसिस पर आते हैं। आपने कहा ये सारे के सारे मेथड्स लग तो सकते हैं या नहीं लग सकते, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है कि मैश एनालिसिस से ये सवाल सॉल्व करूं, ओके। या फिर मैश एनालिसिस से सवाल सॉल्व करने से मसला आसानी से हल हो जाएगा। आपने चूज कर लिया अमंग मैश एनालिसिस, या जो क्वेश्चन दिया गया, इंपॉर्टेंट बात प्लीज, उसमें कहा गया कि इस सर्किट में मौजूद मैश करंट्स को फाइंड आउट करें, ठीक। अब आपके पास बाकी किसी मेथड का ऑप्शन नहीं बचा, जस्ट लाइक नोड वोल्टेजेस का अगर ऑप्शन आ जाता या नोड वोल्टेजेस की कंडीशन आ जाती तो आपने नोड एनालिसिस यूज करना था, ओके ओके जी। सो ये दो तीन तरीके जो हमें ये फाइनल करवा रहे हैं कि आपने मैश एनालिसिस यूज करना है, तो फिर हम इस सर्किट को मैश एनालिसिस के जरिए सॉल्व करते हैं, मैश एनालिसिस सीखते हैं, ठीक है जी। मैश एनालिसिस तक आ गए हम लोग, ओके। मैश एनालिसिस भी हम उन सर्किट्स का कर रहे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज सोर्स पर मुश्तमिल है, लाइक। सो मैश एनालिसिस अप्लाई करने की स्टेज नंबर 1, स्टेप नंबर 1, कि आपने अपने सर्किट में मैशेस को आइडेंटिफाई करना है और मैश करंट्स की फॉर्म में वो लिख देना, ठीक। अब हम आगे मैश करंट पर जो हमने शुरू में बात छोड़ी। अच्छा, आप लोगों को मैश और लूप में तो डिफरेंस याद है ना? जी सर। ओके, लूप वो क्लोज पाथ था जिसके अंदर और क्लोज पाथ हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने यहां से अपना जर्नी स्टार्ट किया, नोड टू नोड होते हुए आप वापस इसी नोड पर आ गए, तो ये एक क्लोज पाथ था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस क्लोज पाथ के अंदर यहां से कनेक्ट करते हुए ये एक और क्लोज पाथ था, ओके। इस तरह ये भी एक और क्लोज पाथ था, लेकिन ये जो एक क्लोज पाथ है, नोड दिस टू दिस, इसके अंदर कोई और क्लोज पाथ नहीं है, और हम इस जैसे क्लोज पाथ को कहते हैं मैश, और हमारा टॉपिक इस तरह की मैशेस से रिलेटेड है, ठीक। लूप जिसके अंदर और मैशेस होंगे, सॉरी मैश एक ऐसा क्लोज पाथ है, नहीं उलट कर, लूप बड़ा है, लूप एक ऐसा क्लोज पाथ था, नहीं। अच्छा चलो मैं रिवाइज कर देता हूं। हमने ये बात की थी कि लूप एक ऐसा क्लोज पाथ है जिसके अंदर और क्लोज पाथ्स मौजूद होंगे, लेकिन मैश दोनों हैं क्लोज पाथ्स,
ठीक है, वो तुमने उलट कर दिया, वो एक अलग कहानी होगी। मैश वो क्लोज पाथ है जिसके अंदर कोई और क्लोज पाथ नहीं है, लाइक दिस। अगर ये नोड 1 है, ये नोड 2 है, नोड 3, नोड 4, तो 1 से 4 तक जाते हुए एक मैश है। ओके, पक्की बात है कि नहीं? ठीक है, वो तुम्हें याद करने में मेरे ख्याल से उलट कर दो। ओके, इट्स ओके। ओके, सो ये आपके पास मैश। ओके, तो हमारा टॉपिक मैश से रिलेटेड, यानी कि वो क्लोज पाथ जिसके अंदर और भी क्लोज पाथ है, ना कि लूप से रिलेटेड। ओके, सो सबसे पहले हमने देखा कि इस सर्किट में दो मैश हैं। बिलाल, इस सर्किट में दो मैश हैं, ठीक? एक लूप कर लेते हैं। नहीं, हम एक 2 3 4 5 और ये 6 नोड्स है हमारे पास। ठीक है, हम किसी भी एक नोड से जर्नी स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6 और दोबारा से 1, ये क्लोज पाथ हो गया। ठीक है जी, क्लोज पाथ तो है, लेकिन इस क्लोज पाथ के अंदर और क्लोज पाथ भी मौजूद है, 1 2 5 6 एंड 9। ठीक है, अच्छा वैसे इतनी परेशानी की बात है, तुमने जस्ट टर्मिनोलॉजी रिवर्स करके याद कर लिया, तो इसमें टेक्निकल कोई एरर नहीं हो। मैश एक ऐसा क्लोज पाथ जिसके अंदर कोई और क्लोज पाथ नहीं है, यानी कि 1 2 5 6 और वापस 1 पर आ गए। ठीक है, इस तरह 2 3 4 5 और 2 वापस 2 पर आ गए। ठीक, तो ये भी एक क्लोज पाथ था, लेकिन इसके अंदर कोई और क्लोज पाथ नहीं है। ओके, तो इसको हम मैश कह रहे हैं। ओके, सो मैश एनालिसिस में सबसे पहले हम अपनी मैशेस में मैश करंट को रिप्रेजेंट करेंगे, मैश करंट को मेंशन करेंगे। इससे पहले करंट के बारे में डिस्कशन जब होती थी तो हम कह रहे थे कि कंपोनेंट करंट, या फिर हम ये बात करते हैं, अच्छा करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कंपोनेंट लाइक आई। ठीक, अभी तक जो कहानी थी वो ये वाली थी। आज हमने नई बात की कि नहीं जी, हम इस कंपोनेंट की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम एक ऐसे करंट की बात कर रहे हैं जो कि इस पूरी की पूरी मैश में फ्लो कर रहा है। ठीक, और लेट्स से हम उसको नाम दे देते हैं आई। ओके, ये हमारी नई टर्म थी जिससे हमने नोड वोल्टेज नोडल एनालिसिस में इंट्रोड्यूस करवाया था। ओके, इंस्टेड ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द कंपोनेंट। ओके, सो अब जिस तरह वहां पर भी हमारे पास नोड वोल्टेज और कंपोनेंट वोल्टेजेस में रिलेशन था, इस तरह मैश करंट, वो करंट जो कि इस पूरी की पूरी मैश में फ्लो कर रहा है, वन करंट, उसका अपने रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स के साथ कोई रिलेशन है। ठीक, वो रिलेशन अब हम डिफाइन करने लगे एज अ सब पार्ट ऑफ आवर स्टेप नंबर 1 मैश में। खबर साथ से चल रहे? ओके, सो अब यहां पर आपके पास सर्किट में दो तरह के रेजिस्टर्स कनेक्ट हो सकते हैं। सुनो बात, एक वो रेजिस्टर्स जो कि किसी और मैश के साथ कनेक्टेड ना हो। ठीक, मिसाल के तौर पर इस सर्किट में ये 2 ओम का रेजिस्टर, ये 4 ओम का रेजिस्टर, या अगर मैं इस मैश की बात करूं तो ये 3 ओम का रेजिस्टर, 9 ओम का रेजिस्टर, ये किसी और मैश के साथ रिलेटेड नहीं है, किसी और मैश के साथ कनेक्टेड नहीं है। लेकिन ये जो 12 ओम का रेजिस्टर है, ये इन दोनों मैशेस के साथ कनेक्टेड है। ठीक, yes. तो जब हमने ये वाला रिलेशन डिफाइन करना है मैश करंट और कंपोनेंट करंट का, तो ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाली जो बात है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगी। ठीक, वो कंपोनेंट्स जो कि किसी और मैश के साथ कनेक्टेड नहीं, उनमें मैश करंट और कंपोनेंट करंट सेम होगा रिगार्डलेस ऑफ डायरेक्शन। ठीक, यानी कि अगर मैं इस कंपोनेंट की, इस रजिस्टर की बात करूं, तो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, लेट्स से मैंने उसको I2 ओम का नाम दे दिया, करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओम रजिस्टर, और इसकी डायरेक्शन है फ्रॉम नोड 1 टू नोड 2। ठीक, जबकि मैश करंट जो हमने शुरू में अज्यूम किया है, उसकी डायरेक्शन भी फ्रॉम
नोड 1 टू नोड 2 है, ठीक, क्लॉकवाइज हमने डिस्कस किया। सो कंपोनेंट करंट इज इक्वल टू मैश करंट, ठीक। सिमिलरली मैं भी ये ना, ये आप सब दिलवा लें। नेक्स्ट हमने अज्यूम किया कि जो 4 ओम के रेजिस्टर में कंपोनेंट करंट जो फ्लो कर रहा है वो नोड 5 टू नोड 6 ट्रेवल कर रहा है, ठीक। तो ये था हमारा कंपोनेंट करंट जो कि अभी तक हम देखते रहे, राइट। जबकि जो आज हमने मैश करंट इंट्रोड्यूस करवाया उसकी भी हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन ली, तो वो भी सेम डायरेक्शन में आ गया। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले सकते हैं, बिल्कुल, इट्स टोटली अप टू यू। ये जो आपने मैश करंट इंट्रोड्यूस करवाया इसको आप क्लॉकवाइज ले लें या एंटी क्लॉकवाइज ले लें, लेकिन प्लीज जो भी डायरेक्शन आप लें वो पूरी के पूरे सर्किट में सेम रहे। यानी कि अगर आपने मैश 1 में क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले ली है तो मैश 2 में भी आप क्लॉकवाइज ही डायरेक्शन लें, ठीक है। मैश करंट और उसको हमने I2 का नाम दिया, ठीक। अब ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ऐसा ना कीजिए, ठीक, इट्स अ रिक्वेस्ट, ओके। हाँ, अगर फर्ज करें कि ये डायरेक्शन आप कहते हैं नहीं जी 5 टू 6 नहीं 6 टू 5, ओके, तो कंपोनेंट करंट I4 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ I1, ओके। कंपोनेंट करंट और मैश करंट का जो रिलेशन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ये करंट इस डायरेक्शन में तो ये करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक। सो नेगेटिव का सिंबल यहां पर होना चाहिए, ओके। सो ये रिलेशन है कंपोनेंट करंट और मैश करंट में। अगर हमारे पास अगर हमारे पास कंपोनेंट्स किसी दूसरे मैश से कनेक्टेड ना, ठीक, सेम पैटर्न सेम ही है, वही हो जाएगा। जो वोल्टेज का डायरेक्शन है वही करंट की देने, डिफरेंट दे सकते हैं। कौन सवाल किसका था? मैं कह रहा हूँ इजी सेम ही रहेगा ना। सॉरी, मैं कहा इजी सेम ही रहेगा, सेम डायरेक्शन में दोनों। इजी क्या कह रहे हैं अगर दोनों सेम रहेगा तो इजी रहेगा। अगर ओके, सही है, पक्की बात है, आप सही समझ पड़े हैं, ओके। सो हम कंपोनेंट करंट और मैश करंट में रिलेशन डिफाइन कर रहे थे। अगर इसी पैटर्न में चलते हुए हम इन दोनों को देखें, सो कंपोनेंट करंट जो अभी आज के टॉपिक से पहले हम डिस्कस करते थे दैट इज इक्वल टू मैश करंट I2, ठीक। मैश करंट मैंने खुद से क्लॉकवाइज लिया ना, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज लेता तो ये जो करंट है और ये करंट ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, ओके। सो I9 ओम इज इक्वल टू I2, इसी तरह I3 ओम इज इक्वल टू I2 अगेन। अब मैंने इंटेंशनली लिया, मैंने इंटेंशनली इनको ऑपोजिट लिया था, उस वक्त दिखा दिया। हाँ, तो आप इसको अच्छा, ये वो मैंने जब इनवर्स रिजल्यूशन की थी तो उस वक्त लगा गया, ठीक हो गया। ये दोनों सेम डायरेक्शन में तो पॉजिटिव हो गया, ये दोनों भी सेम डायरेक्शन में तो पॉजिटिव हो गया। अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होता तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाते, क्योंकि फॉर्मूले की बात नहीं हम कर रहे, ठीक है। मैंने इस केस में ऐसे अज्यूम कर लिया सर्किट, ओके, ठीक। मैं मार्कर चेंज करके और लेबल कर दूंगा। अगर आपने राइट से ये लेना तो यहां पर नेगेटिव आ गया, ओके। अगर आप यहां पर उलट जाना चाह रहे हैं, ओके, सो 9 ओम वाला भी माइनस, ओके जी, ठीक हो गया, ओके। सो ये तो कहानी हुई उन रेजिस्टर्स की जो कि किसी और कंपोनेंट के साथ कनेक्ट नहीं और किसी और मैश के साथ कनेक्ट नहीं, लेकिन वो कंपोनेंट्स जो कि किसी और मैश के साथ कनेक्टेड है उनका कंपोनेंट करंट जब आप लिखेंगे दैट विल बी डिफरेंस ऑफ दीज टू मैशेस, ठीक। एंड इट मेक सेंस क्योंकि ये कंपोनेंट इफेक्ट हो रहा है
इस मैश करंट से भी, दरियाफ्त की बात समझ आ रही है? और ये मैश करंट भी इसको इफेक्ट कर रहा है। ओके, दरियाफ्त पक्की बात है यार? तला समझ आ रही है बात भाई? ओके, सो चूंकि ये कंपोनेंट जो कि इफेक्टिव है इन दोनों मैशेस के करंट्स का, मैश करंट्स का, तो जब मैं इस कंपोनेंट का करंट लिखूंगा, करंट फ्लोइंग थ्रू 12 ओम रजिस्टर, तो मैं लिखूंगा इन दोनों की समेशन I1 प्लस I2 प्लस I2। अच्छा जी, ये था मेरा अलजेब्रिक सम, फॉर्मूले वाला प्लस। लेकिन अगर मैं इसको गौर से देखूं तो I1 और I2 ये इसकी नेचर के लिहाज से, सो I1 माइनस 1। ठीक है, ये वाला करंट के पॉजिटिव टर्मिनल से, जो हमने पहले से अजम्पशन की हुई है, पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर हो रहा है, इफेक्ट कर रहा है। जबकि ये वाला जो करंट I2 मैश करंट है, इसको नेगेटिव टर्मिनल से। ओके, सो I1 माइनस है। माइनस का जो साइन है वो फॉर्मूले की तरफ से नहीं आ रहा भाई, वो उसकी पोलैरिटी की तरफ से आ रहा है। मैश 2 की पोलैरिटी की वजह से माइनस का साइन आ रहा है। ओके, सो ये तो हमने डिफाइन कर दिया कंपोनेंट करंट और मैश करंट के दरमियान में जो रिलेशन था। सिमिलरली जिससे हमने नोडल एनालिसिस करते हैं, नोड वोल्टेज और कंपोनेंट वोल्टेज के दरमियान में रिलेशन फाइंड आउट कर दिया। ठीक, तो अभी तक इतनी देर के बावजूद हम मैश एनालिसिस के सिर्फ स्टेप नंबर 1 पर हैं। स्टेप नंबर 1 ये कि मैश एनालिसिस में आपने मैश करंट्स को लेबल करना। ठीक, और स्टेप नंबर 1 का सब पार्ट के मैश करंट और कंपोनेंट करंट के दरमियान में रिलेशन आप डिफाइन करने। ठीक हो गया जी? अच्छा, स्टेप नंबर 2, जितनी भी मैशेस आपके पास हैं, मैश 1 मैश 2, इन तमाम मैशेस पर केवीएल अप्लाई करें। ठीक, जिस तरह हमने नोडल एनालिसिस में जो हमारे नॉन रेफरेंस नोड्स थे उन पर केसीएल अप्लाई किया था। ठीक, सो अब्दुल मजीद, केवीएल इन मैश 1, मैश 1 में केवीएल अप्लाई कर दो। केवीएल अप्लाई करने के लिए तुम्हें वोल्टेजेस की जरूरत होगी, क्योंकि केवीएल है समेशन ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन अ क्लोज पाथ। तो अगर मैं इसको पोलैरिटीज दूं तो कैसे पोलैरिटीज देना चाहिए मुझे? पॉजिटिव नोड 1 वाली साइड पर या नोड 2 वाली साइड पर? नोड 1। क्यों? यहाँ से सारा एंट्रेंस होगी पॉजिटिव, यहाँ से फिर पॉजिटिव है। नहीं, यहां पर आपने पॉजिटिव क्यों लिखवाया नोड 1 वाली साइड पर? दूसरी साइड पर भी तो लिखवा सकते हैं। उसका वो कोई रूल वगैरह नहीं है, जिस तरह मर्जी बंदे का दिल चाहे लिखवा सकते हैं। हाँ, पॉजिटिव ऐसे लिखवा दिया तो यहां पर हम नेगेटिव भी लिखवा सकते हैं ना, हैं? तो उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ भाई, ये कह रहा है कि यहां पर हम नेगेटिव भी लिखवा सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो अभी नहीं, करंट तो लेबल हुआ है, अब वोल्टेज की पोलैरिटीज देनी है। तो वोल्टेज की पोलैरिटी ये कह रहा है कि नोड 1 के पास है, पहले सॉल्व किया। कैसे सॉल्व किया? इधर नेगेटिव आएगा, इधर नेगेटिव आएगा। यस, ओके, ठीक हो गया। और इधर पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्यों भी अब्दुल मजीद? यहां पर नेगेटिव या पॉजिटिव अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, हम कैसे लगा सकते हैं? सर वो जो वोल्टेज सोर्स नहीं है, उस हिसाब से यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। अच्छा, चलो उधर तो हो गया। इधर किस तरह पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? या ब्लैक वाले मार्कर को देखना, रेड को नहीं देखना। फिर इस रजिस्टर में कहां पॉजिटिव कहां नेगेटिव लगेगा? हाँ भाई, इस वाले रजिस्टर में पॉजिटिव कहां आएगा, नेगेटिव कहां आएगा? पॉजिटिव इस वाली साइड पे आएगा, नेगेटिव इस वाली। वजह क्यों है? हाँ बताओ। हायर टू लोअर फ्लो। करंट हायर टू लोअर फ्लो करता है। यस। क्यों भी अब्दुल मजीद, ये क्या बात कह रहा है, समझ आ रही है? सर वो जो नीचे वाले ये सर नेगेटिव और पॉजिटिव होगा। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव होगा? नहीं नहीं सर,
ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। यस सर। क्यों? सर ये वोल्टेज सोर्सेज जिस तरह आ रहे हैं उस अच्छा चलो, पानी हमेशा ऊंचाई से नीचाई की तरफ, एग्री करता हूं, ऊंची जगह से नीची जगह की तरफ आता है पानी, पक्की बात है। अच्छा, अगर मैं पानी का एक कतरा या थोड़ा सा पानी उधर फेंकूं और पानी इस तरफ आना शुरू हो जाए, या यहीं पर ही फेंक दूं, थोड़ा सा पानी यहां गिराता हूं और पानी दरवाजे की तरफ जाना शुरू हो जाए, तो फिर कौन सी साइड ऊंची होगी, कौन सी साइड नीची होगी? ये वाली साइड ऊंची होगी। और अगर पानी में यहां फेंकता हूं और पानी इस तरफ जाना शुरू हो जाए तो फिर ये वाली नीचे होगी। अच्छा, वो वाली नीची होगी, अब वो वाली साइड नीची नहीं है। ठीक है, ऐसे ही है ना? ओके, सो आप कोई एक बात पकड़ ले, मैंने पानी का यहां पर फेंकने से इस तरफ जाने से कंफर्म हो गया ना कि ये वाली साइड ऊंची है, पक्की बात है कि नहीं? हाँ भाई, ये कंफर्म हो गया कि ये साइड ऊंची है और वो वाली साइड नीची है। ठीक, हमने इसी तरह ही एक बात की हुई है शुरू में कि करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। तो अगर कोई बंदा आपको बता दे कि करंट इस तरफ से इस तरफ फ्लो कर रहा है, तो आपको ये बात पता चल जानी चाहिए कि हायर साइड कौन सी है, लोअर साइड कौन सी है। क्यों भाई? कल तो फिर हायर साइड कौन सी हुई? उसको बंद करना जरा, क्या मसला क्या? सो अब अब्दुल मुझे ठीक है, ये वाली कन्वेंशन चला कि एरोस करंट की डायरेक्शन आपने पहले से ज्यूम कर ली थी, तो अब आपको दोबारा से वोल्टेज के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं। इनडायरेक्टली आपने करंट और वोल्टेज दोनों की डायरेक्शन ज्यूम कर ली थी। सही या गलत वो अलग एक कहानी थी, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। ओके जी, हाँ जी, अब केवीएल लगवा दो, आप लगवा दो इन मैथ वन। लो जिसको मैंने नाम दे दिया वोल्टेज अक्रॉस टू, ऐसे ही सबको नाम दे दो। चलिए करो 45 प्लस ये प्लस 2 कर रहे हो और वो वोल्ट है, -45 ओके ठीक है, -45 प्लस V2 वोल्टेज अक्रॉस द 2 ओम प्लस 12 प्लस 12 क्या V12 वोल्टेज अक्रॉस 12 ओम। शाबाश, प्लस माइनस प्लस नहीं, रेड वाला नहीं, ब्लैक वाला। प्लस वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम। ठीक हो गया जी? हाँ भैया अब्दुल मजीद, केवीएल इन मैश 2 भी लगवा लो जल्दी से, बोलो। पोलैरिटीज दे दो इसको, पोलैरिटीज दे दो, पॉजिटिव नेगेटिव जो तुम कह रहे थे, तो किस तरफ पॉजिटिव आएगा, किस तरफ नेगेटिव आएगा? किस तरतीब से? नोड 2 की तरफ पॉजिटिव, नोड 3 की तरफ नेगेटिव, या नोड 2 की तरफ नेगेटिव और नोड 3 की तरफ पॉजिटिव? नोड 2 की तरफ पॉजिटिव। ओके, और ये नेगेटिव, ठीक है। अच्छा जी, हाँ यहाँ पर यहाँ पे सर नोड 4 की तरफ पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव। ओके ठीक है जी, चलो लिखवाएं केवीएल इन मैश 2 30। ओके, थोड़ा साइड -30 -3 क्या? सर ये सारे पॉजिटिव है, वो मुझे लगा उसके साथ लिखा हुआ है। ओके ओके, पॉजिटिव। और ये 3 क्या? 30 + 3 क्या? सर ये यार फिर हाँ जी, 30 प्लस सही है, इसको प्राइम केवीएल क्या होता है? हाँ, समेशन ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन अ क्लोज पाथ। ठीक है, ओके। सो ये एक वोल्टेज आपने बता दिया, अब बाकी वोल्टेजेस बताएंगे आप। 3 क्या? 3 वोल्ट, हाँ 3 ओमेगा 3 ओम, ओमेगा ओम का यूनिट है। ठीक है, अच्छा जी, आगे प्लस या माइनस? तो ये पॉजिटिव नहीं, ओके सर वो नेगेटिव है, ओके। -12 12 क्या? ओम। ओम, ओके। अब बस 1 2 3 कंपोनेंट्स हो गए। सर
+9 9 क्या यार, और क्या सर ओम दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, दो इंसान और दो किन्नू कितने हो गए? ओके जी, ठीक है जी। तो दैट वाज द स्टेज नंबर 2, स्टेप नंबर 2 कि आपने जो भी मैशेज आपने बनाई है मैश करंट्स के साथ स्टेज नंबर 1 पर, उनमें आपने केवीएल अप्लाई करी। ठीक, नोडल एनालिसिस में आप लोग क्या कर रहे थे कि जो आपके नॉन रेफरेंस नोड्स थे वहां पर आप केसीएल अप्लाई कर रहे थे। ठीक हो गया जी। स्टेप नंबर 3, जो वोल्टेज इक्वेशंस आपके पास आई हैं यहां पर, इनको आपने ओहम्स लॉ अप्लाई करते हुए मैश करंट्स में कन्वर्ट करना। जो इक्वेशंस आपके पास यहां पर आएंगे, ये वोल्टेज की इक्वेशन है, ये भी वोल्टेज की इक्वेशन है। इसके अंदर 1 2 3 और इसके अंदर 4 5 6 4 5, ये वहां पर भी 5 अननोन, दो इक्वेशन है 5 अननोन। ठीक, तो अब आप क्या करेंगे स्टेप नंबर 3 पर, जो वोल्टेज इक्वेशन है इसको आपने करंट इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। लेकिन कौन से करंट? मैश करंट्स में, ये मैश करंट्स, ना के कंपोनेंट करंट्स में, बाय यूजिंग ओहम्स लॉ। ठीक, नोडल एनालिसिस में आप लोग क्या करते थे, नोड वोल्ट जो करंट इक्वेशन आई थी केसीएल लगाने से, उसको आप नोड वोल्टेज में कन्वर्ट करते थे बाय यूजिंग ओहम्स लॉ, ना कि कंपोनेंट वोल्टेज में कन्वर्ट करते थे। ठीक, याद है ना? ओके, V1 माइनस V0 या V1 माइनस V2, वो वाली कहानी। तो इसलिए आपने पहले से ये रिलेशन डिफाइन कर दिया था। ठीक है, स्टेप 1 में। सो अगर अब मैं यहां पर वोल्टेज इक्वेशन को करंट मैश करंट्स में कन्वर्ट करूं, -45 प्लस वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम 2i1 I2 ओम नहीं आएगा ना, 2i1 I1 आएगा, 2i1 2 टाइम्स I1। ठीक, क्यों भाई? अगर हम मैश एनालिसिस ना पढ़ रहे होते और यही वाला सवाल हम केवीएल से सॉल्व कर रहे होते, ठीक, तो फिर हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम था, उस कंपोनेंट की रेजिस्टेंस जो कि थी 2 ओम, मल्टीप्लाई जो करंट इसमें से फ्लो कर रहा है, यानी कि कंपोनेंट करंट I 2 ओम एम्पियर्स। ठीक, आप अभी तो अपनी रवानी में ये यूनिट्स लिखेंगे। ठीक, अब आप जो बात कर रहे हैं, अब आप मैश करंट्स की बात जान रहे हैं, अब आप मैश करंट्स की बात कर रहे हैं। हमने कहा कि वोल्टेज को मैश करंट्स की फॉर्म में आपने लिखना है, कंपोनेंट करंट की फॉर्म में नहीं। सो हमने पहले से रिलेशन मैश करंट और कंपोनेंट करंट में डिफाइन यहां पे किया। इसके मुताबिक कंपोनेंट करंट फ्लोइंग थ्रू द 2 ओम रेजिस्टर इज I1। क्यों मेरी बात समझ आई कि नहीं? So that is the basic difference between KVL and mesh analysis। एक छोटा सा फर्क, जो सही फर्क है वो अगले लेक्चर में होगा। ठीक है भाई, अब्दुल मुझे बात समझ आ रही है कि नहीं? क्या समझ नहीं आ रहा हो पूछो ना। मैश करंट एक अलग चीज है और कंपोनेंट करंट एक अलग चीज है। कंपोनेंट करंट वो चीज है जो कि उस कंपोनेंट में फ्लो कर रही है। मिसाल के तौर पर इस वक्त तुम में जितना एनर्जी का लेवल है वो तुम्हारा एनर्जी का लेवल है। ठीक है, हम कहते हैं कि इस क्लास का एनर्जी का लेवल एक और चीज है। ठीक है, सो अब ये दो चीजें होंगी, लेकिन जो क्लास की एनर्जी का लेवल है उसमें तुम्हारी एनर्जी का लेवल भी कंट्रीब्यूटेड है। तो देयर मस्ट बी अ रिलेशन बिटवीन योर ओन एनर्जी लेवल एंड क्लास एनर्जी लेवल। ठीक है, होना चाहिए ना। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि जनाब जो अब्दुल मजीद का एनर्जी लेवल है वो नेट से 12 है और जो क्लास का एनर्जी लेवल है वो नेट से 20 है। सो अब्दुल मजीद का जो एनर्जी लेवल है इट इज 10th टाइम ऑफ द क्लास। ठीक है, तो ये वो रिलेशन हो गया जो कि अब्दुल मजीद के एनर्जी लेवल में और क्लास के एनर्जी लेवल में था। ठीक है, ये एग्जांपल ज्यादा मुश्किल तो नहीं होगी।
ओके, तो इसी तरह एक चीज है मैश करंट। हमने अज्यूम की कि इस पूरी की पूरी मैश में एक करंट फ्लो कर, जिसको हमने नाम दे दिया I1, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, ठीक है। जबकि एक और चीज है जो कि है कंपोनेंट करंट, कि इस कंपोनेंट में करंट फ्लो कर रहा है, उसकी अमाउंट इतनी, इस कंपोनेंट में करंट फ्लो कर रहा है, इस कंपोनेंट में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक। ये दो अलग अलग चीजें होगी और इनका आपस में रिलेशन भी होना चाहिए, ठीक। तो वो रिलेशन हमने इस तरह से स्टार्ट में डिफाइन कर दिया, ठीक है अब्दुल मजीद। चले आगे कि नहीं? ओके, सो अब हम वही बात कर रहे हैं कि हमने वोल्टेज V = IR ओहम्स लॉ का यूज करके वोल्टेज को करंट में कन्वर्ट करना है, लेकिन कौन सा करंट? अब हमारे पास दो करंट्स आ चुके हैं, हम पढ़ रहे हैं मैश एनालिसिस, तो हमने अब कंपोनेंट करंट्स का जिक्र नहीं करना, जो कि हम इससे पहले वाले मेथड केवीएल में कर रहे थे। अब हम मैश करंट का जिक्र करें, ठीक है। सो ये इक्वेशन में मैश करंट की फॉर्म में लिखा है। कोई बंदा जो समझ में आ गया आवत जागृत? ओके, वोल्टेज अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टर, V = IR, 12 रेजिस्टेंस, और जो इसकी I1 minus I2 I1 प्लस वोल्टेज अक्रॉस 4 I1 4I1। मैंने जो असम्पशंस की हैं ब्लैक में, मैं उसके मुताबिक करंट्स को लिख रहा हूं। अगर किसी की असम्पशन इससे उलट हो, तो फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ रेड में कर दी, तो आप उसके मुताबिक लिखें, ठीक हो गया। अच्छा, सिमिलरली जब मैं उस इक्वेशन को लिखूं करंट्स की फॉर्म में, तो 30 प्लस वोल्टेज क्रॉस 3 क्या है? I2, ठीक, माइनस 12 इंटू I1 माइनस I2। अब यहां पर मैं ऑलरेडी रिलेशन फिक्स कर चुका हूं कंपोनेंट करंट और मैश करंट्स का। यार एक और से बात सुनिए, ये चेक भी है आपका। तो अब मुझे दोबारा से इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, I2 माइनस I1 करने की जरूरत नहीं है। इट्स अ टिप, ये फॉर्मूला नहीं है, आप कर सकते हैं दोबारा से, ठीक। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ये स्टेप जो है ये आपका चेक हो जाएगा कि आपकी दोनों इक्वेशंस ठीक लग रही हैं या नहीं लग रही हैं। वो कंपोनेंट जो कि इन दोनों के दरमियान में शेयर हो रहा है, उसकी पोलैरिटी इन दोनों इक्वेशंस में ऑपोजिट होनी चाहिए। एंड इट मेक सेंस, yes ठीक है। कि जब मैं इस तरफ से किसी प्रॉब्लम को देख रहा हूं तो मेरा और एंगल बन रहा है, लेकिन जब मैं इस तरफ से इस प्रॉब्लम को देखूंगा तो मेरा और एंगल बन रहा होगा, ठीक है। एंड दीज टू एंगल्स आर ऑपोजिट टू ईच अदर, yes ओके। यही वाली बात है, जब इधर से करंट जो है लोकेट किया जाएगा तो वो और डायरेक्शन में, और इधर से करंट और डायरेक्शन में एंट्री देगा, ठीक। तो जो ओवरऑल इनकी पोलैरिटी बनती है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होगी दो मुख्तलिफ मैशेस में, ठीक। मिसाल के तौर पर अगर मैश 1 में I1 12I1 है तो यहां पर माइनस का 12 होना चाहिए। यहां पर अगर पॉजिटिव का 12I2 है तो यहां पर माइनस का 12I2 है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर लास्ट कंपोनेंट 9 पॉजिटिव का I2 9I2 दैट इज इक्वल टू। अच्छा, एक और क्विक कंपैरिजन केवीएल में और मैश एनालिसिस में। यहां पर कितने अननोन्स हैं जी? इस इक्वेशन में 2 I1 और I2, और इस इक्वेशन में कितने अननोन्स हैं? दो इक्वेशन, दो अननोन। मैश एनालिसिस की बजाय अगर आप केवीएल कर रहे होते तो फिर कितने अननोन्स थे यहां पर? 2 इक्वेशंस वही थी, लेकिन अननोन 3 थे। नहीं, 3 नहीं, 1 2 3 4 और 5, सही कह रहे हैं। अननोन्स कितने हो गए थे? 5 2 इक्वेशंस और 5 अननोन्स, ठीक। तो फिर 5 इक्वेशंस करनी थी ना, ठीक है जी। तो चलो थैंक यू बोलो मैश एनालिसिस में, ठीक हो गया। आपको याद हो तो आपका जो लास्ट क्विज हुआ था उसमें ऐसा ही प्रॉब्लम था कि आपको यहां पर केसीएल भी लगाना पड़ रहा था। वो केसीएल और केवीएल दोनों को मिलाकर, या प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2.8 की बात कर रहा हूं, ठीक।
वहां पर आप क्या कर रहे थे कि दो मैशेस के अंदर आपने केवीएल लगाया, तो आपके पास अननोन की वहां पर ये दो रेजिस्टेंस नहीं थे, ठीक, तो आपके पास अननोन्स की वैल्यू पूरी नहीं हो रही थी, अननोन 3 थे और इक्वेशन 2 थी, तो आपने एक और केसीएल यहां पर लगाया, तो आपके पास 3 इक्वेशंस 3 अननोन हो गए, ठीक। तो उस तरह के प्रॉब्लम से, बल्कि अननोन उससे भी ज्यादा है, ठीक, लेकिन आपका काम 2 इक्वेशंस 2 अननोन के साथ हो गया। ओके, सो इसके बाद आप यहां से मैश करंट्स को निकाल लेंगे, जो कि मैं आपको I1 is equal to 2.5 एम्पियर, जबकि I2 is equal to 0 एम्पियर। यहां पे हमें अच्छा वाला टाइम लगाना था, लेकिन टाइम खत्म हो गया। इन दो इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूंगा, टू साइमल्टेनियस इक्वेशन, चाहे मैं क्रैमर रूल यूज कर लूं, चाहे मैं एलिमिनेशन मेथड यूज कर लूं, यू आर वेल ऑन इट। तो जो जवाब मेरे पास आएगा वो आएगा I1 is equal to 2.5 एम्पियर और I2 is equal to 0 एम्पियर, यानी कि मैश 2 के अंदर करंट ही कोई फ्लो नहीं करता। ये मुझे नहीं पता क्या बात हुई, आपका एनालिसिस का क्वेश्चन ये बात कर रहा है। अच्छा जी, अगर यहां पर करंट कोई फ्लो नहीं कर रहा, मतलब ये के V इज इक्वल टू IRQ से पोटेंशियल डिफरेंस नोड 4 और 5, नोड 2 और 3 में 0 है। क्या चीज याद आई, कुछ याद आया सर? रेफरेंस नोट है, रेफरेंस नोट, हाँ एक तो रेफरेंस नोड, ठीक है, लेकिन दो नोड्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है। शॉर्ट और ओपन का कॉन्सेप्ट हमने एक देखा। जी जी सर, शॉर्ट सर्किट क्या था, या सर, शॉर्ट रेजिस्टेंस ही नहीं है, क्या था, उसकी कि रेजिस्टेंस ही नहीं। कोई रेजिस्टर लगा हुआ है और उसकी रेजिस्टेंस है ही नहीं, जी सर, 0 रेजिस्टेंस है, तो जितने चार्जेस यहां थे वो सारे के सारे यहां पर आ गए, तो इधर और इधर की पोटेंशियल में डिफरेंस कोई नहीं रह गया था, तो इसकी पोटेंशियल इसकी सो यहां पर कोई रेजिस्टर लगा ही नहीं हुआ, यहां पर वायर लगी हुई है। तो ये पोर्शन तो गया सर, फिर ये पोर्शन तो गया। That's the point. एक इंजीनियर ने ये वाला सर्किट बनाया किसी पर्पस के लिए, और उसने कंपोनेंट लगा दिए 1 2 3 4 5 6 7 कंपोनेंट लगा दिए, ठीक। जबकि जब इस सर्किट को फंक्शनल किया गया या आपने एनालिसिस किए, तो आपने फाइंड आउट किया कि 7 कंपोनेंट्स का तो काम ही नहीं, 2 कंपोनेंट तो वैसे ही एक्स्ट्रा लगाए हुए हैं, तो आपने वो 2 कंपोनेंट्स निकाल दिए। तो बेनिफिट नंबर 1, आपका सर्किट रिड्यूस हो गया, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं रहा। बेनिफिट नंबर 2 कि आपने अपनी कंपनी का माली फायदा भी कर दिया, और बेनिफिट नंबर 3 कि इस तरह ही अगर आप काम करेंगे तो कंप्यूटर एक पूरे कमरे से होता हुआ आपकी जेब में आ गया। मेक सेंस है नॉट? ये जैसे छोटा सा छोटी सी एक बात चल रही है इनडायरेक्टली, ठीक। अगर 0 ना होते तो कहां पे रहते? हमने जान की ये एग्जांपल इसीलिए करवाई कि 0 हो गया, हमने जानबूझ के एग्जांपल चूज की ना इसी एनालिसिस को दिखाने के लिए। जिस लास्ट टाइम हमने जानबूझ के जो एग्जांपल चूज की थी उसमें पोलैरिटीज ऑपोजिट थी, जो हमारी अज्यूम्ड पोलैरिटीज, ठीक। सो आपने एनालिसिस की वजह से ये जज किया, इलेक्ट्रिक सर्किट एनालिसिस। एनालिसिस के पार्ट ने आपको ये वाली बात बताई कि अगर इस सर्किट में आप ये 2 वैल्यूज ना, 2 कंपोनेंट्स ना भी लगाए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक। अब आप इन्हीं करंट्स की अगली एक्सटेंशन पर तमाम वोल्टेजेस निकाल लेंगे, ठीक। जब यहां पर वोल्टेजेस निकालेंगे तो अच्छा जी, अब आपका सर्किट क्या कह रहा है कि 12 ओम के रेजिस्टर में क्या वोल्टेज होना चाहिए, इसके क्रॉस क्या वोल्टेज होना चाहिए? आईक्यू जल्दी से 30 यस, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में, जितना करंट और जितना वोल्टेज इसमें इतना ही वोल्टेज इसमें, 30 वोल्टेज। जब आप यहां से वोल्टेज निकालेंगे तो कुछ मेरे ख्याल से 5 और 10 वोल्टेज मिलेगा, 5 जी 5 और 10, इसके क्रॉस 5 वोल्टेज आ जाएगा, इसके क्रॉस 10 वोल्टेज आ जाएगा।
5 जमा 30 जमा 10 इज इक्वल टू 45। आपका क्लियर पूरा हो गया। ठीक, तो इससे आपको पता चला कि आपकी ये वाली लूप के अंदर या मैश एनालिसिस जो था वो ठीक था। मैं आप लोगों को इनवाइट करूंगा कि आप ये वाला सवाल मैश एनालिसिस के अलावा किसी और टेक्निक से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, ताकि हम इसको वेरीफाई कर सकें इन आंसर से। ठीक है, ओके जी, क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चंस की बात समझ आ गई?